नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको अभी जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं, ये खबर दीपावली पर किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। बड़े सियासी राजनीतिक धमाके की खबर है। ये लिखा हुआ है यूपी में बहुत बड़ा बदलाव बेहद करीब। ये जो लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा बदलाव बेहद करीब। आखिरकार यूपी में क्या होने जा रहा है? ये कयास लंबे समय से लग रहे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा बदलाव होगा, लेकिन वो करीब आ गया है। तो कैसे आ गया है, क्या होने जा रहा है और बैकग्राउंड क्या है और यूपी में क्या बदल जाएगा बीजेपी के भीतर, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सिलसिले की शुरुआत हुई है गुजरात से, शुरुआत हुई है असम से, और शुरुआत कि ये जो ट्रेन है ये चलते चलते अब लखनऊ की सरहद में प्रवेश करने जा रही है। ये पूरा बैकग्राउंड जब आप समझेंगे और इसके मायने समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है और उसका वजह क्या है। नंबर एक, गुजरात का लेते हैं। गुजरात में इसके पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि बदलाव किए गए हैं। एक बार तो पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई थी, मुख्यमंत्री समेत। इस बार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अच्छी खासी संख्या कैबिनेट में नए मंत्रियों की शामिल कर ली गई है। एक डिप्टी सीएम का पद वहां पर दे दिया गया, हर्ष सांघवी डिप्टी सीएम बन गए हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं गुजरात में और वहां पर मजबूत करना है। ऐसे ही आसाम में किया गया है। आसाम में जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट है, वहां से एक मंत्री को शामिल कर लिया गया और हाल ही में वहां पर चुनाव हुए थे। बोडोलैंड की जो स्वायत्त परिषद है, वहां पर इस बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने अच्छी खासी सीटें जीत ली। बीजेपी को समझ में आया कि अब आसाम में चुनाव हैं और अगर 15 सीटें आती हैं इस बोडोलैंड के इलाके में, 15 सीटें, और यही तय करती हैं कि कौन बनेगा असम का मुख्यमंत्री, तो बीजेपी को समझ में आया कि ये जो जीत हुई है, ये जो चुनाव हुए हैं बोडोलैंड स्वायत्त परिषद के, यहाँ जिस तरह से ये बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट जीती है, इसको अपने साथ लेना ज़रूरी है। शपथ दिलाई, साथ ले लिया और अगले चुनाव का पूरा खाका तैयार कर लिया। ये बात होगी गुजरात की, ये बात होगी असम की। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। जो समस्या गुजरात में नहीं है, जो समस्या असम में नहीं है, वो समस्या अपने सबसे चरम में उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में गनीमत ये है कि सरकार जो वहाँ की चल रही है वो केंद्र के साथ में तालमेल करके चलती है। केंद्र की बातें सुनी जाती हैं, अमल किया जाता है और बाकी सहयोगियों को साथ लेके चला जाता है। असम में भी यही आलम है, केंद्र के साथ पूरा तालमेल है और जो सहयोगी हैं उनकी जो भी आपस की दिक्कतें शिकायतें होती हैं उनकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन यूपी में एकदम उलट है, केंद्र और यूपी में कोई तालमेल ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ट्रेन को अपनी ही दिशा में ले जा रहे हैं और वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो ट्रेन पटरी से उतर करके गांव की मेड़ों पर होते होते किसी राजनीतिक शून्यता की नहर में गिरने जा रही है, ऐसा साफ दिख रहा है। और बीजेपी यूपी में पहले भी कई बार हाथ जला चुकी है। आप याद कीजिए 1991 का जो चुनाव, जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आई और उसके बाद कल्याण सिंह की बहुमत वाली सरकार बनी, लेकिन जब 1992 में 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसके बाद इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, तो 93 में वापसी नहीं कर मिली, चूँकि वहाँ पर सपा और बसपा का पैक्ट हो गया। और उसके बाद कल्याण सिंह दोबारा जब लौटे 97 में, तो वो कल्याण सिंह की ऐसी सरकार थी जहां ऐसा जंबो मंत्रिमंडल बनाना पड़ गया जो कि इतिहास हो गया। इतने सारे तोड़ करके कांग्रेस से टूटे, कुछ बसपा से टूटे, अलग अलग जगहों से तोड़ करके, और कल्याण सिंह ने अपनी सरकार बनाई जो ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। इन हालातों में कल्याण सिंह बने, राम प्रसाद गुप्ता बने, राजनाथ सिंह बने और बीजेपी की सरकार चली गई। और उसके बाद बीजेपी को एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद 2003 में बहन जी की सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी, और फिर आगे मुलायम सिंह यादव। 2007 जब तक इलेक्शन नहीं हुआ मुलायम सिंह यादव रहे, और उसके बाद बीएसपी अपने दम पर आ गई। फिर समाजवादी पार्टी 2012 से अपने दम पर आ गई। 2017 में जाकर के बीजेपी को जीत का टेस्ट मिला, और वो इसलिए मिला क्योंकि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग कर ली थी। केंद्र में अमित शाह और यहाँ पर केशव मौर्य, और योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने तब से ये सोशल इंजीनियरिंग रेशा रेशा चिंदी चिंदी बिखर गई है। इस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इस सरकार पर जातिवाद का और जाति पक्षपात का
बेहद ही गंभीरतम आरोप है, जिसके केंद्र में खुद योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। उनके आसपास के लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ना सरकार में सबको साथ को लेकर चलने को तैयार हैं, ना ही बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है। उनको लाठियां अलग खानी पड़ रही है, नौकरशाही बेलगाम हो गई। और इस सब के बीच में जो अयोध्या में हो गया, उसने आप समझ लीजिए द फाइनल चैप्टर अयोध्या में जो हुआ, उसने ये पूरी फिल्म जो लंबे समय से चल रही है, इसका क्लाइमैक्स सामने रख दिया। दोनों डिप्टी सीएम के नाम गायब कर दिए गए, ये स्थिति आ गई। और नाम विज्ञापन से गायब कर दिए गए। अयोध्या में जो विज्ञापन दीपोत्सव का पब्लिश किया गया, उसमें दोनों डिप्टी सीएम के नाम नहीं थे, जबकि दूसरे मंत्रियों के नाम शामिल थे। और ये वो दो डिप्टी सीएम हैं जिनकी योगी आदित्यनाथ से नहीं बनती, ये सबको पता है। केशव मौर्य पहले कह चुके हैं संगठन बनाम सरकार, कि संगठन सरकार से बड़ा है। ब्रजेश पाठक की योगी आदित्यनाथ से क्या रिश्ते हैं, सबको पता है। उनके मंत्रालय में ऐसे ऐसे अधिकारी तैनात कर दिए जाते हैं जहां मंत्रियों की चलती ही नहीं है। सीएमओ के मामले में सीधे योगी आदित्यनाथ इंटरवीन करते हैं, ब्रजेश पाठक की वहां भी नहीं चलती। इस तरह से रखा गया है, इस तरह से आधिपत्य वाला शासन योगी आदित्यनाथ चलाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जैसे मंत्री हर जगह उनके साथ नजर आते हैं, जबकि उनके जल जीवन मिशन जो उनका मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, उसमें गंभीरतम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। योगी आदित्यनाथ कभी ना उस ओर ध्यान देते हैं, न स्वतंत्र देव सिंह की कोई उत्तरदायित्व तय किया जाता है। आराम से योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि एक तरह के आंतरिक अराजकता की स्थिति आ चुकी है। पूरी तरह से सामाजिक ताना बाना बिखर चुका है, जातीय आधार खिसक चुका है। बीजेपी लगातार नीचे गिर रही, जो 17 में थी उससे बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू हुआ। 2022 में सीटें काफी कम हो गई। लोकसभा में तो ऐसा लगा जैसे बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी छोटी पार्टी होगी, सिर्फ 33 सीटें जीत पाई। तो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि अब बदलाव एकदम करीब आ गया है। और बड़ी बात देखिए, गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, उसके बाद कैबिनेट चेंज कर दी गई। यहाँ भी यूपी में प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बदला गया है, रोक के रखा गया है। बाकी जगहों पर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर रोक के रखा गया है। क्यों रोक के रखा गया है, ये सबको इसको लेकर के कौतूहल है। तो मैं ये आपको भीतर के घटनाक्रमों से वाकिफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोका इसीलिए गया है क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलना है, यहाँ सब बदल देना है। कंप्लीट चेंज की स्थिति है। जो हम इसमें लिखा हुआ है यूपी में बहुत बड़ा बदलाव बेहद करीब, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि प्रदेश अध्यक्ष तो बदला जाएगा, सरकार का चेहरा भी बदल देंगे। और वो इसलिए बदला जाएगा, उसकी लॉजिक है। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पसंद और नापसंद का सवाल है। व्यक्तिगत पसंद और नापसंद इस समय का जो सेटअप है, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है सामाजिक समीकरण, सबसे इम्पॉर्टेंट है सुशासन। उसके बाद ये व्यक्तिगत पसंद और नापसंद की बात आती है। अगर आपका सामाजिक समीकरण बिगड़ा हुआ है तो लाख चहेता सीएम आप बैठा दीजिए, वो डुबो देगा। इसलिए उसको बदलना पड़ता है। उत्तराखंड एग्जाम्पल, किस तरह से एक के बाद दूसरे वहाँ पर सीएम बदले गए, क्योंकि सामाजिक समीकरण, ताना बाना और सुशासन ये सब बिखरा हुआ था। और इसीलिए गुजरात में भी बदले गए, एक के बाद एक बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये अपने स्ट्रीम पर है। बचा इसलिए अभी तक हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक हिंदूवादी छवि बना दी है, और जिसमें हर एक सवाल का जवाब, जो करप्शन के गंभीर आरोप हैं वो हिंदू मुस्लिमवाद से, जो अराजकता के गंभीर आरोप है वो हिंदू मुस्लिमवाद से, जो स्वजाति अपनी जाति के को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं उसका जवाब हिंदू मुस्लिम। तो ये जो भगवा, चूंकि भगवा वेश है उनका, वो योगी हैं, एक पीठाधीश्वर होने के चलते योगी हैं वो। तो इसलिए ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए एक चुनौती ये थी, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ के पास ये भगवा वस्त्र महंत नहीं होते तो ये फैसला कब का हो चुका होता। ये एक तरह का कवच हो गया कि जितनी भी चीज़ें आप कर लीजिए, सबके बाद ये आता है कि हिंदू मुस्लिम का चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा देश में, जहाँ भी पोलराइजेशन करने की ज़रूरत होती वहाँ योगी आदित्यनाथ जाते हैं। यही एक उनकी क्वालिटी उनको उनकी रक्षा कर रही थी तमाम सारे गंभीर आरोपों के बावजूद। मगर मुद्दा ये है कि क्या ये क्वालिटी चुनाव जिता सकती है। योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी अपने अलावा वो आसपास का चुनाव भी नहीं जिता सके, अपने नाम पर नहीं जिता सके। जो उन्होंने हिंदू युवावानी बनाई थी, वो हिंदू युवावानी से कभी ऐसा भी नहीं कर सके कि वो प्रदेश में उससे इलेक्शन लड़वा सके हों। उनको हमेशा बीजेपी का सहारा लेना पड़ा। और उसके बाद भी उनका जो अपना वोट मार्जिन है वो कभी कभी इतना कम हो गया कि वो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया कि इतना कम कैसे होगा। गोरखपुर में उनके सीएम होते हुए बीजेपी एक उपचुनाव भी हार चुकी है। ये सारी स्थितियाँ सबको पता है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर कितने वोट मिलेंगे ये सबको मालूम है। और हिंदू मुस्लिम का जहाँ तक पोलराइजेशन है वो तब हो पाता है जब आपका सामाजिक समीकरण मजबूत हो, जब आपने जाति
जो अंक गणित है वो सेट कर रखा हो, आपने ओबीसी एससी वोटों में सेंध लगा रखी है, उसके बाद जो गार्निशिंग होती है वो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की ज़रूरत तब पड़ती है जब ज़मीन पूरी तैयार हो चुकी हो, अदरवाइज यही योगी आदित्यनाथ इससे भी ज़्यादा, अभी तो सीएम बन गए, जब सीएम नहीं थे तो इससे भी ज़्यादा आक्रामक भाषा बोलते थे, इससे भी ज़्यादा। तब कोई जिम्मेदारी संवैधानिक कंधे पर थी नहीं, तो जो मन में आए बोल दो। उनके हर भाषण में हिंदू मुस्लिम का स्ट्रीम होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसके पहले कोई करिश्मा नहीं होता था। जाते थे भाषण के लिए, उनको बुलाना भी कोई ऐसी बड़ा आकर्षण का विषय नहीं होता था, जहां 5 बुलाने वहां एक और बुला लो, इस टाइप से बुला लिया जाता था उनको। लेकिन जब से वो सीएम बने हैं उसके बाद से ये बात सामने आई है कि आप हिंदू मुस्लिम करके कितना फ़ायदा मिल सकता है इस पूरे समीकरण में। और उनको सीएम बनाने के पीछे की सोच यही थी कि बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग 2014 में कर दी है यूपी में। अगर ये हिंदू पोलराइजेशन वाला ये गार्निशिंग फैक्टर ये ऊपर से रहेगा तो ये और मदद करेगा। लेकिन तब भी यही था कि जनाधार हमारा जो जातीय संतुलन है वो हमारा मेंटेन रहे, उसके ऊपर से योगी आदित्यनाथ का ये हिंदू मुस्लिम चलता रहे, बीजेपी मजबूत होती रहेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे ये जो बीजेपी का सोचा हुआ हिंदुत्ववाद था, इसको जातिवाद में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। उनकी शासनकाल में भीषण जातिवाद के आरोप लगे अपनी जात को बढ़ावा देने के, और योगी आदित्यनाथ कभी भी इससे उबर नहीं पाए या कभी उबरना चाहा ही नहीं, और भ्रष्टाचार का दानव दैत्य भी चारों ओर फैलता गया। इन सब स्थितियों में अब बीजेपी के लिए अनिवार्य हो चुका है कि उसके पास कोई चारा नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए का मंत्र आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से जातियां, कुर्मी जैसा वोट बैंक जो बीजेपी का वोट बैंक हो गया था, वो जिस तरह से छिटका है बीजेपी से, कुर्मी, सैनी, शाक्य कुशवाहा, वो बीजेपी को बहुत परेशान कर रहा है। गैर जाटव जिस तरह से बीजेपी के नज़दीक आए थे, बीजेपी से खिसके हुए बीजेपी को बहुत परेशान कर रहा है। और जिस तरह से करणी सेना योगी आदित्यनाथ के राज में इतनी बार ऐसा हुआ कि दलित बनाम करणी सेना, दलित बनाम करणी सेना, राजभर बनाम करणी सेना, उसने बहुत डेंट किया है ज़मीनी स्तर पर बीजेपी की संभावनाओं को। और इसीलिए यूपी में बड़ा बदलाव बेहद करीब है। गुजरात हो गया, असम हो गया, यूपी मुहाने पर है। अयोध्या कांड उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बन चुका है, और आप इंतज़ार कीजिए और ये तय मानिए कि कभी भी अचानक ही एक रोज़ इस बात की जानकारी मिलेगी कि यूपी में राजनीतिक घटनाक्रम एकदम से तेज हो गया है, और उसके बाद ये खबर आएगी कि सरकार में, इस संगठन में सब कुछ बदल गया है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।